हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको विद्यमान साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन का बैक क्वेश्चन 3 समझाने जा रही हूँ। दिनेश, रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं। लाभ का विभाजन 3:3:2 में करते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि 1 अप्रैल 2015 से लाभ का विभाजन बराबर करेंगे। तो पुराना अनुपात और नया अनुपात करके आप नफ़े का अनुपात और त्याग अनुपात सबसे पहले निकाल लेंगे। उसके बाद आपका तुलन पत्र यानी चिट्ठा दिया हुआ है। दायित्व में लेनदार सामान्य संचय, साझेदारों का ऋण, दिनेश और रमेश की पूंजी। ठीक उसी प्रकार से ऋण भी दिया हुआ है साझेदारों का, दिनेश का 40,000 और रमेश का 30,000। ये चिट्ठे में दायित्व के साइड जाएगा। संपत्ति में दिया हुआ है बैंक में रोकड़, प्राप्ति पत्र, देनदार, स्टॉक और स्थायी संपत्ति। इसकी कुछ चीज़ें मैं समझा रही हूँ, बाकी चिट्ठा आप बनाना मैं समझा दे रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चों आप समायोजन देखेंगे कि स्थायी संपत्ति का मूल्यांकन 3,31,000 रुपये किया गया। तो आप देखेंगे कि ऊपर जो है संपत्ति का मूल्य दिया हुआ है चिट्ठे में 2,80,000 और नीचे इसका मूल्य हो गया 3,31,000। तो 3 लाख, जब आप पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, ऊपर 280 दिया है, नीचे 3,31,000 हो गया, अर्थात 51,000 रुपये से संपत्ति का मूल्य बढ़ गया। ठीक उसी प्रकार से दिया है देनदारों पर 5% प्रावधान करना है। तो आप देखेंगे बुक में 60,000 का देनदार है, 60,000 का 5% यानी 5 छक्के 30, 3,000 आएगा। फिर आपका समायोजन में दिया है स्टॉक का मूल्य 1,12,000 तक कम हुआ। तो आप देखेंगे ऊपर स्टॉक दिया है 1,20,000, 1,12,000 तक करना है यानी 8,000 की कमी आ जाएगी। अब आप खाते को समायोजित करेंगे। क्रेडिट का जोड़ आएगा 51,000 और डेबिट का जोड़ आएगा 8, 9, 10, 11,000। 51,000 में 11,000 को आप माइनस करेंगे तो आएगा 40,000। 40,000 ये साझेदारों का लाभ आया। इस लाभ को हम साझेदारों में लाभालाभ अनुपात में वितरित कर देंगे। लाभालाभ अनुपात दिया है 3:3:2, 3, 3, 6, 2, 8, 3/8, 3/8 और 2/8। फिर बच्चों जैसा कि आपका दिया हुआ है ऊपर 3:3:2 और बाद में अनुपात हो जा रहा है समान, तो हम क्या निकालते हैं? नफ़े का अनुपात और त्याग का अनुपात। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशो में न्यू रेशो को माइनस करेंगे तो या तो गेनिंग रेशो निकलेगा या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगा। तो सबसे पहले दिनेश का 3:3:2 अर्थात 3/8, 3/8 और 2/8। नया है 1:1:1 अर्थात 1/3, 1/3 और 1/3। इस तरीके से 8 तिया 24, 3 तिया 9, 8 एकम 8, 9 में 8 गया, 1/24 त्याग, 3/8, 1/3, 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 8 एकम 8, 9 में 8 गया तो 1/24, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 8 एकम 8 यानी -2/24। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दो लोगों ने त्याग किया। किसने किसने त्याग किया है? यहाँ पे त्याग किया है आपका दिनेश ने और रमेश ने 1/24 और 1/24 का, और यहाँ पर सुरेश ने को नफ़ा हुआ 2/24 का। जब आप पंजी करेंगे तो एंट्री होगी दिनेश विकलन, रमेश विकलन नहीं, एंट्री होगी यहाँ पे सुनील, थर्ड पार्टनर है सुरेश, सुरेश का पूंजी खाता विकलन। यहाँ पर आपका हो जाएगा सुरेश विकलन क्योंकि उससे लेना है। तो आप देख रहे हैं फर्म की कुल ख्याति 90,000, 90,000 में 1/24 भाग दिनेश को अर्थात 3750 मिलेगा, रमेश को 90,000 का 1/24 यानी 3750 और 90,000 का 2/24 यानी 7,500। यहाँ बच्चों एक विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है, जैसे मैंने कहा फर्म की ख्याति 90,000, तो 90,000 ख्याति दिया नहीं है, प्रश्न में दिया है देखो कि इस तिथि पर फर्म की ख्याति पिछले 5 वर्ष के औसत लाभ के 4/1/2 वर्ष के क्रय के आधार पर होगी। शुद्ध लाभ 5 वर्ष का दिया है 14,000, 17,000, 20,000, 22,000 और 27,000। आप क्या करेंगे? विगत 5 वर्ष के लाभ को जोड़ के 5 से भाग देंगे। उसके बाद आपका क्रय वर्ष दिया हुआ है 4/1/2, पूरा लाभ को जोड़ के 5 से भाग देंगे। उसके बाद जो भी क्रय वर्ष आएगा, जो भी आपका औसत लाभ आएगा, 4 दूनी 8, 1 9/2 अर्थात 4.5।
जो भी आपका औसत लाभ आएगा उसको आप 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पूरे लाभ को हमने जोड़ा तो 1 लाख, 1 लाख को 5 से भाग दिया तो 20,000। इस तरीके से 20,000 गुणित 4.5 अर्थात 90,000। अब आप क्या करेंगे, 90,000 का 1/24, 90,000 का 1/24 और 90,000 का 2/24। तो सुनील विकलन होगा यहाँ 7,500 से, दिनेश से आएगा 3,750 और आपका रमेश से आ जाएगा 3,750। तो इस तरीके से आपका ये था पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक उसी प्रकार से बच्चों इसके पहले मैंने 2 सवाल का कंटिन्यू पूंजी खाता और चिट्ठा बनाया, तो इसका पूंजी खाता आप स्वयं बनाएंगे, मैं निर्देशित कर रही हूँ, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं पुनः आपको कल समझा दूँगी। तो पूंजी खाता जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले शेष लाया गया करके दिनेश की पूंजी 1 लाख, रमेश का 80,000 और सुरेश का 70,000। फिर हम लोग प्रारूप के अनुसार क्या लिखते हैं पुनर्मूल्यांकन का लाभ, तो जैसे कि मैंने निकाला है 15,000, 15,000 और 10,000, 15, 15 और 10, तो हम 15,000, 15,000 और 10,000 लिखेंगे। इसके बाद मैंने बताया कि नफ़े वाले को डेबिट और त्याग वाले को क्रेडिट, तो ये जैसा कि हुआ है सुरेश के डेबिट में लिखना दिनेश से और रमेश से, और दिनेश और रमेश के क्रेडिट में लिखना सुरेश को करके इनके क्रेडिट में 3750 और 3750। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको त्याग हुआ है, जिसने त्याग किया, उसके क्रेडिट में नफ़े वाले का नाम लिखना और नफ़े वाले के डेबिट में त्याग वाले का नाम आप लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से आपका संचय कोष दिया हुआ है, आप प्रश्न में देखेंगे सामान्य संचय 80,000, तो इसको 3:3:2 में बांटेंगे तो क्रमशः 30,000, 30,000 और 20,000 आएगा। फिर आप खाते को संतुलित कर देंगे तो क्रेडिट के जोड़ में डेबिट के जोड़ को घटा देना, तो जो भी आंसर आएगा वो अंतिम पूंजी खाते का शेष आपका निकल जाएगा। फिर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में जैसे कि मैंने सिखाया दायित्व राशि, संपत्ति राशि। दायित्व में सबसे पहले लेनदार आपका दिया है 1.5 लाख, वो लेना। एक नया चीज़ साझेदारों का ऋण, तो ऋण तो दायित्व होता है, तो दिनेश और रमेश का ऋण दिया है क्रमशः 40,000 और 30,000, तो 70,000 करके आप बाहर लिख देंगे। पूंजी फाइनल पूंजी आएगी जो भी दिया हुआ है, जो साझेदारों के पूंजी खाते के शेष में आएगा। फिर उसी प्रकार संपत्ति में कैश इन हैंड आ जाएगा, बिल्स रिसीवल आ जाएगा, देनदार आएगा, देनदार में संचय को घटा देना, स्टॉक आएगा और स्थायी संपत्ति आएगा। और इस तरीके से खाते का जो चिट्ठे का योग है वो बराबर आना चाहिए। और अगर आपका ये सवाल नहीं बनता है तो मैं फिर से आपको वापस इसको समझाऊंगी। ठीक है, आप लोग कॉपी वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, और किसी भी प्रकार का कुछ डाउट है तो पूछो, आप लोग पूछते नहीं हो। ठीक, थैंक यू।